Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the atom 100 FM 257 follows the Bohr model and the radius of 100 FM 257 is n times to the Bohr radius. Bohr radius के n times है. All right. Then find the value of n. n की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है. देखिए ये एटम आपका भोर मॉडल को फॉलो कर रहा है और रेडियस उसकी एन टाइम्स है भोर रेडियस का, ठीक है बच्चों. देखिए बच्चों, भोर मॉडल आपको फॉलो कर रहा है, इस चीज का पहले मतलब क्या हमें ये समझना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना भोर मॉडल ही लिख लीजिए, ठीक है. भोर मॉडल और उसके अंदर रेडियस लिख सकते हैं क्योंकि हमें भोर रेडियस की बात बतानी है, ठीक है. तो भोर मॉडल लिख लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है. बच्चों भोर मॉडल जो हमने यहाँ पर डिराइव किया था, ठीक है, जो है वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपका मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई आउटर मोस्ट सेल होगी, ठीक है, क्या होगी आउटर मोस्ट सेल, उस पर आपका वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है. आउटर मोस्ट सेल जैसे हमने बोला था ये आपका हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, ठीक है. हाइड्रोजन हीलियम प्लस के लिए भी वैलिड है, लिथियम 2 प्लस के लिए भी वैलिड है. इसी तरीके से एफएम की भी उसी पावर पर क्या होगा वैलिड होगा. बस कंडीशन ये है कि आउटर मोस्ट सेल पर कितना होना चाहिए आपका वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब बोर मॉडल वैलिड है, ठीक है. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस में आपका ये वाला बोर मॉडल तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद फिर आगे वो फर्दर दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है. लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारा बोर मॉडल क्या हमारा वैलिड हो जाता है, ठीक है. और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द एटम्स फॉलो द बोर मॉडल एंड रेडियस इज एन टाइम्स द बोर रेडियस. देखिए रेडियस हमने कैसे डिफाइन किया था, रेडियस का फॉर्मूला था आपका एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई एम जेड स्क्वायर के इक्वल. ये आपका फॉर्मूला था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस, ठीक है. इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, दो एक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करना पड़ता है और दूसरा आपको सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन करता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लगानी पड़ती है. दोनों को बैलेंस करके ये इक्वेशन आपकी आ जाती है. अब यहाँ से देखिए बच्चों, आपका एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट, एफ वाई भी कॉन्स्टेंट, एम एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कॉन्स्टेंट, ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कॉन्स्टेंट. तो ये सारी टर्म आपकी कॉन्स्टेंट है, कौन सी एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, ये सारी टर्म बच्चों आपकी कॉन्स्टेंट है. तो बचा के आपका एन स्क्वायर बाय जेड, यही टर्म्स आपकी क्या हो सकती है वेरी कर सकती है. तो ये जो पूरी कांस्टेंट टर्म होती है इसी को आपने क्या बोल दिया बच्चों बोर रेडियस बोल दिया, क्या बोल दिया बोर रेडियस, ठीक है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेडियस आपकी आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड के इक्वल होगी, ठीक है. ये आपका रिलेशन आता है वेर आर नॉट इज कॉल्ड अवर बोर रेडियस, ठीक है. अब यहाँ पर बोल रखा है देखिए, जो इसकी रेडियस है इस एफ एम वाले एटम की, ठीक है, एन टाइम्स द बोर रेडियस के इक्वल है, ठीक है. इसके रेडियस को चलिए मैंने क्या लिख लिया आर एन, ये किसके इक्वल है एन टाइम्स बोर रेडियस. बोर रेडियस कितनी है आपकी अगेन आर नॉट के इक्वल है. तो ये रिलेशन आपको गिवन कर रखा है, इसको वन बोल दीजिए और ये आपकी इक्वेशन टू, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको इक्वेशन टू बोल दीजिए, ठीक है. अब बच्चों देखिए आर एन को मैं यहाँ पर से ये भी लिख सकता हूँ, तो ये दोनों आप एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो आर नॉट टाइम्स कितना आपका एन स्क्वायर बाई जेड, ये किसके इक्वल होगा आपका एन टाइम्स आर नॉट के इक्वल होगा, ठीक है. आर नॉट से बच्चों आपको यहाँ पर एन टाइम्स है ना, नहीं ऐसे नहीं करी बच्चों. देखिए मतलब ठीक है कर हम सही रहे हैं, बस ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है. इसके लिए मैं चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये इक्वेशन आपकी रहेगी, ठीक है. आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर बाई एन बच्चों होता है कि यहाँ पर आपका एन होता है आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. क्या होता है एन आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. यानी कि किस सेल में है, ठीक है. जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, देखिए हमें पता है पहली सेल में देखिए कितने टू एन स्क्वायर, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, देखिए आपके टू एन स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है. जो आपकी पहली सेल होती है जिसको हम के सेल बोलते हैं, इस पर आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है. तो एन कितने मैक्सिमम अलाउड है दो अलाउड है. उसके बाद आपकी नेक्स्ट सेल होती है, ये कौन सी सेल होती है आपकी एल सेल होती है, ठीक है. एल सेल में कितने होते हैं देखिए एन की जगह यहाँ पर टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू का स्क्वायर, पहले के लिए देखिए क्या करा टू इंटू वन का स्क्वायर. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन है, ठीक है. टू टू स्क्वायर टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू कितना एट, तो सेकंड सेल में आठ रहता है. थर्ड में आपका 18 रहता है, ठीक है. फिर आपका 32 आता है, फिर आता है 50 आता है, ठीक है. ये इस तरीके से होता है, ठीक है. टू एट, ठीक है, 18 32 50, ये इस तरीके से होता है. दो 18 32 50, इसी तरीके से आपका चलता है आगे को सीरीज, ठीक है. तो देखिए आपके पास यहाँ पर 100 है, ठीक है. 100 इसका एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन करता है 100 एफ एम 257 है ना. यहाँ पर देखिए आपका 100 क्या एटॉमिक नंबर, इसमें मतलब आपके 100 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. हम इसको न्यूट्रल आइटम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे न्यूट्रल एज्यूम करेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब इसमें जेड आपका 100 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके 100 होने चाहिए, ठीक है. 100 देखिए किस सेल में लाई करेंगे, पहली सेल में के सेल में आपके दो आ गए, ठीक है. दूसरी एल सेल होती है, एल सेल में आपके 8 आ जाएंगे, ठीक है. तो 8 और दो कितना हो गया बच्चों 10 हो गए यहाँ तक, 10 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 यहाँ तक बढ़ जाएगा. 28 में 32 और जोड़ूंगा तो कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है. दो आठ दस दस और दो आठ दस दस और 18 28 28 और 32 60 60 तो बच्चों अभी तक यहाँ तक हो गया, ठीक है. 60 और 50 कितना होता है आपका 110, ठीक है बच्चों. आपको 100 चाहिए तो वन टू थ्री फोर, पांचवी सेल में आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, यानी कि टोटल ना आपका
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 5 के इक्वल होगा, कितना होगा, 5 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको ये यही बताता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन क्या आपका ऑर्बिटल नंबर कौन से 5 में लाई कर रहा है। तो इसको आप देखिए एन को 5 पुट करेंगे तो होगा 5 का स्क्वायर कितना, 25 टाइम्स आपका कितना, आर नॉट बाई जेड के इक्वल, ठीक है। जेड की वैल्यू भी बच्चों को पता है, ठीक है। जेड देखिए एटॉमिक नंबर होता है कितना, 100 के इक्वल देर का है। तो 25/100 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका आर नॉट, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आर नॉट बाई 4 के इक्वल। तो बच्चों आपने इसके रेडियस कैलकुलेट कर ली, कितनी आई आपकी, आर नॉट बाई 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई इसकी, आर नॉट बाई 4 के इक्वल। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, आर नॉट बाई 4 इट इज इक्वल टू कितना, एन टाइम्स आर नॉट। अब समझ में आया मैंने एन को यहाँ पर क्यों इक्वेशन इक्वेट नहीं की थी। यहाँ पर इस एन का क्या मतलब था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर ये वाला एन अलग है, ठीक है। ये जस्ट एक कंपेयर करने के लिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, के टाइम्स द होल रेडियस फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब ये मैच कर जाता। लेकिन बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व किया, ऑलराइट। तो देखिए आर नॉट से आपने यहाँ पर आर नॉट कैंसिल, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/4 के इक्वल। तो ये एन क्या होगा आपका, 1/4, जो कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का भी यूज हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री से ये तो बेसिक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.